हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। एंड हम सारे मैप क्वेश्चन कवर कर चुके हैं जो लास्ट ईयर आए थे, प्रीवियस ईयर आए थे। इस वीडियो में हम सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर करेंगे और हमारी जो प्रीवियस वीडियो इसमें हम 1 मार्क वाले कवर कर चुके हैं। एंड मैप के क्वेश्चंस भी, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, सबके क्वेश्चंस अवेलेबल है, उन सबकी वीडियो बन चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सबसे पहला है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पेडी क्रॉप्स। पेडी क्रॉप्स में ज़्यादातर राइस की क्रॉप्स आती हैं। एंड देन दूसरा है डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पेडी क्रॉप्स, यानी कि बाकी की जो क्रॉप्स है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट होगा इनके बीच के डिफरेंस बताना है कि इसमें ज़्यादातर राइस क्रॉप्स उगाई जाती हैं और यहाँ पे ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीफ, क्लाइमेट एंड सॉइल और बाकी के जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो paddy in many parts of monsoon Asia. Then next है farmers work with the help of family and labor leading to intensive use of land, यानी कि इस वाले लैंड पे इस वाली क्रॉप जब क्रॉप उगाते हैं तो ज़्यादातर फार्मर्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैनुअली काम इतना नहीं होता, मैनुअल मतलब हाथ से काम नहीं होता, मशीन से ज़्यादा होता है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है द यील्ड पर यूनिट एरिया इज़ हाई एंड देन इसमें इट इज़ नॉट हाई। देन लास्ट का पॉइंट है पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ लो एंड लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ हाई। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि मैप के लिए तो अलग से वीडियो है तो आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। सो क्लासीफाई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी इनटू 2 कैटेगरीज। एक्सप्लेन एनी 2 कैटेगरीज ऑफ ईच कैटेगरी। सो हमें क्लासीफाई करना है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी। अगर हम क्लासीफाई करें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी, सो 2 टाइप के निकलते हैं, एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन और एक होता है मास कम्युनिकेशन। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तभी आपको समझ में आ जाएगा पर्सनल और मास में क्या फ़र्क है। सो पर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल होते हैं जैसे कि लेटर, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, ये सब पर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। मास कम्युनिकेशन, मास मतलब होता है बहुत सारा। जब हम बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हैं, एक जैसे मैं एक वीडियो बना रही हूँ तो ये काफ़ी लोग देखेंगे, तो ये मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है। या कोई ऐड दे रहा है टेलीविज़न पे या रेडियो जॉकी पे, तो वो बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है, तो वो मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। इसके एग्जांपल होते हैं रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, ये सब मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल है। अब इनके हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, सो वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है, इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस वन, वाइडली यूज इन अर्बन एरियाज। इट अनेबल द यूज़र टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कनेक्ट थ्रू email to get access to world of knowledge and information. It is used for e-commerce and carrying out money transaction. It is huge central warehouse of data and detailed information on various item, for example letters, telephone, fax, email, internet. Okay, then there are some characteristics of mass communication. Radio broadcasting started in India in 1923 by the Radio Club of Bombay and changed the socio-cultural life of people. Television broadcasting emerged as the most effective audiovisual medium for the information and educating masses. Use of satellite synoptic view of larger area for economic and strategic reasons. Radio, television, cinema, satellite, newspaper, magazines and books, seminar, conference, they are also example of mass communication because उसमें भी हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं। सो अब ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है जिसका पहला क्वेश्चन कहता है, 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन एनी 3 पुश and any 2 pull factor that influence the migration of population in the world। तो 3 पुश फैक्टर करने हैं और 2 पुल फैक्टर करने हैं। अगर 3 करने हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी मतलब छोटा छोटा लिख दो, अच्छा खासा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 ही पूछे हैं और 2 पुल फैक्टर। तो पहले ये होते क्या है वो समझ लो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक कंट्री है ए और यहाँ पे एक कंट्री है बी। सो आप इस कंट्री में रहते हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री या फिर स्टेट मान लो कि ये एक स्टेट है और आप इस स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत जो लिविंग कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे
डिज़ास्टर होते रहते हैं, यानी कि कभी अर्थक्वेक, कभी कुछ होता रहता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। यहाँ पे बहुत बेरोज़गारी भी है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी पुश फैक्टर है। पुश फैक्टर मतलब धक्का मार रही हैं आपको यहाँ से कि आप यहाँ से निकलो और किसी और जगह जाओ, ठीक है। अब आप किसी और जगह जाते हो, ढूंढते हो, धक्का मार रही हैं सारी चीज़ें, तो ये हो गया आपको पुश फैक्टर, धक्का मार रही है। अब आपको एक जगह का पता चलता है, एक और स्टेट का पता चलता है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, लोग बाग की जो कंडीशन है, लिविंग कंडीशन है वो अच्छी है, काफ़ी पीस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योर है, और वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी बड़ा मस्त है। सो ये जो है ये है पुल फैक्टर, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये खींच रहा है अपनी तरफ कि आप यहाँ पर आके रहो। सो ये हो गया हमारा पुल फैक्टर और ये हो गया हमारा पुश फैक्टर, क्योंकि ये धक्का मार रहा है। यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है ऐसा कि यहाँ पे कोई इंसान रहे, और यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा है, तो ये खींच रहा है, पुल कर रहा है। सो ये हो गया पुल फैक्टर। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, जो भी हमने डिस्कस किए। पुश फैक्टर होता है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पुअर लिविंग कंडीशन, ये जो पॉइंट्स हैं ये हेडिंग से आपको इसे डिटेल में लिखना है, कोई भी 3 पकड़ लेना। अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिज़ास्टर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये सब चीज़ें। देन पुल फैक्टर्स में आते हैं जो खींचते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, जो बढ़िया मस्त होंगे। सो वो होंगे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, लिविंग कंडीशन, पीस, सिक्योरिटी, प्लीजेंट क्लाइमेट, ये सब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। सो यार देखो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ना, ये यूरोपियंस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें ज़्यादातर वो क्रॉप्स उगाई जाती हैं जो बेचने के लिए होती है, जो कमर्शियल पर्पस पे होती है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, ऑयल, शुगर केन, पाइनएप्पल्स, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर के। सबसे कॉमन जो आप याद कर सकते हो वो है टी और कॉफ़ी। ये ज़्यादातर सेल के लिए, मतलब कमर्शियली बिजनेस करने के लिए ये क्रॉप्स उगाई जाती है। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे टी है, अगर कोई इंसान टी उगा रहा है तो वो खाएगा थोड़े ना दिन रात उसे, है ना। डेफिनेटली अगर वो उगा रहा है तो वो बेचने के लिए उगाएगा। और ये ज़्यादातर कंपनीज होती हैं, यानी कि लार्ज स्टेट्स होते हैं, इनके प्लांटेशन होती है। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, क्योंकि बिजनेस तौर पे उगाई जाती है, ठीक है। इन पे जो साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए, और सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है, यानी कि पूरी फील्ड में सिर्फ एक ही क्रॉप आपको दिखाई देगी, या तो टी की होगी, या कॉफ़ी की, या रबड़ की, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इन द वर्ल्ड। सो जैसा कि हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब होता है वर्ड्स को या मैसेजेस को एक्सचेंज करना, आइडियाज़ को, फैक्ट्स को एक्सचेंज करना, ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेज, फैक्ट्स, आइडिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जितने भी टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं दे डिपेंड ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि किस तरह से कम्युनिकेट किया जा रहा है। दैट्स वाई ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बहुत एफिशिएंट है फॉर कम्युनिकेशन। अगर ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट होगा तो कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो सर्विस है इट हैज़ लिंक्ड द एंटायर वर्ल्ड, एंड इससे जो मैसेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ईजिली जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो कोई भी वो वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल देता है और वो पूरी वर्ल्ड वाइड हो जाती है, पूरी दुनिया उसको देख लेती है। सो टाइम जो है वो कम हो गया है, टाइम हैज़ रिड्यूस टू स्प्रेड द मैसेज। Global communication has revolutionized the world, and because of communication service, the whole world has become one global village. तो 17 क्वेश्चन है, द राइन वाटरवेज। जब हमने इनलैंड वाटरवेज पढ़े थे तब हमने ये भी पढ़ा था, राइन वाटरवेज इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट हेविली यूज्ड इनलैंड वाटरवेज। In the light of this statement, examine the significance of this waterway. So सबसे पहले तो ये कहाँ से कहाँ तक निकलता है। So it flows through Germany and Netherlands. It is navigable. Navigable मतलब हम इसे कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रांसपोर्टिंग वगैरह के लिए, तो 700 किलोमीटर तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम रॉटरडैम टू बेसल। सो बेसल यहाँ पे रॉटरडैम ये है नीदरलैंड में और ये है स्विट्ज़रलैंड में। सो यहाँ से यहाँ तक। देन जैसे कि वाटरवेज है, सो यहाँ से ईस्ट से यहाँ पे इसको एक रिवर ज्वाइन करती है जिसका नाम है रूर रिवर। सो जब हमने जर्मनी का पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा रूर रीजन जो है जर्मनी में है और वो इंडस्ट्रियल रीजन है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। सो उसी की रिवर है जो यहाँ पे ज्वाइन करती है इसे ईस्ट से।
एंड इट फ्लोज थ्रू रिच कोल फील्ड। और ये जो पूरा बेसिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया। इसके पॉट का नाम है ट्रॉफ। एंड दिस इज़ द मोस्ट हेवीएस्ट यूज्ड वाटरवेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा बिकॉज इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड विद नॉर्थ Atlantic Sea route. So next question है examine the economic and social consequences of migration. So economic consequences तो अभी हम करते ही आ रहे हैं, तो उसका आंसर सिर्फ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी क्योंकि वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। बार बार डिस्कस करने से सिर्फ वीडियो लंबी ही होगी। अब हम सोशल कॉन्सिक्वेंस करेंगे माइग्रेशन के कि क्या होते हैं। सो माइग्रेंट जो हैं दे एक्ट एज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज। उनके साथ क्या होता है, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें आती है। मतलब मान लीजिए अगर कोई इंसान है वो रूरल एरिया में रहता है और अब वो अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गया काम की, जॉब की वजह से। सो यहाँ पे उसे पता चलता है कि अच्छा फैमिली प्लानिंग भी होती है, अच्छा ये टेक्नोलॉजी आ गई, ओह गर्ल्स को पढ़ाना इतना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें उसे पता चलती है। सो फिर कल को जब वो अपने गाँव जाएगा सो वो वहाँ पर भी उन लोगों से बातचीत करेगा तो वहाँ पर ये आइडिया, ये जो चीज़ें हैं वो अपनी बताएगा। सो वहाँ के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करेगा। सो ऐसे ही माइग्रेंट्स जो हैं दे एक्ट एज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज और इससे एक सोशल चेंज आएगा। देन माइग्रेशन जो है इट लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। फॉर एग्जांपल दिल्ली है अपना, सो वहाँ पे क्या होता है काफ़ी सारे कल्चर के, काफ़ी सारे स्टेट्स के लोग रहते हैं, तो इससे क्या होता है हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की नॉलेज मिलती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया to improve the quality of national highway. National Highway Authority of India NHAI is the apex body of India जो improve करती है national highway की quality. Examine the significance of national highways. क्या importance है, क्या महत्व है national highways का। So definitely it passes अक्रॉस द कंट्री, यानी कि कंट्री है सो यहाँ पे हाईवे है, सो यहाँ पे एक स्टेट है, यहाँ पे एक स्टेट है, सो ऐसे पूरे स्टेट्स को कवर करता है, यानी कि अक्रॉस कंट्री वी कैन ट्रैवल बिकॉज ऑफ नेशनल हाईवे। इट कनेक्ट्स द स्टेट कैपिटल, मेजर सिटी, इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शंस, इन सबको कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे आर मेंट फॉर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट। इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेट। So it is meant for interstate transport. These roads are also meant for movement of defense men and material in strategic areas. The national highway, being approximately 2% of total road length, carries 40% of total road traffic. कितना परसेंट रोड ट्रैफिक कैरी करता है नेशनल हाईवे? 40%। सो अब हम 2015 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जिसका 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो। ये 1 मार्क का है। देन 4 मार्क्स में पूछा है एक्सप्लेन द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके जो वर्ल्ड पैटर्न बुक में दे रखा है वो पढ़ना। इसके डेटा जो है कुछ नंबर्स हैं वो याद करना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले हम सेक्स रेशियो की डेफिनेशन बताएंगे। इट इज़ द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। अब इसका वर्ल्ड पैटर्न क्या है? सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट सेक्स रेशियो ऑफ 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मतलब 990 फीमेल्स पे कितने मेल आदमी हैं, कितने मेल्स हैं? 1000। द हाइएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन लेटविया। ये एक जगह है, एक कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो देखा गया है। और ये आपके 1 मार्क का भी आ सकता है और मैप में भी आ सकता है, तो इससे पता होना चाहिए कि कंट्री का नाम क्या है। 1187 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और उसी के उल्टा जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है वो कहाँ देखा गया है? UAE में कितना है? 468 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मतलब बहुत कम है यार, ये तो आधे से भी कम है। द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन द डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सेक्स रेशियो जो है फीमेल्स के लिए वो फेवरेबल है 139 कंट्रीज़ में एंड इज़ अनफेवरेबल इन द रिमेनिंग 72 कंट्रीज़। जो किसने लिस्ट की है वो कंट्रीज़ की? तो वो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा।
अगर देखा जाए तो एशिया ऐसा कंटिनेंट है जिसके पास सबसे कम, जहाँ जिनकी कंट्रीज़ में सबसे कम लोएस्ट सेक्स रेशियो देखा गया है, जैसे कि चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, दीज कंट्रीज़ हैव लोअर सेक्स रेशियो। और जो यूरोप है, काफ़ी सारा पार्ट यूरोप की काफ़ी सारे पार्ट में इंक्लूडिंग रशिया, यहाँ पे जो मेल्स है वो माइनॉरिटी में है, मतलब मेल्स कम हैं, फीमेल्स ज़्यादा हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन द टर्म कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, एक्सप्लेन इट्स एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक। सो लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स वगैरह, रियरिंग मतलब पालना उन्हें, एंड कमर्शियल तो आपको पता ही है बिजनेस पर्पस के लिए। सो बेसिकली ये जो होते हैं ये कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, एंड इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं हमें। सो ये वेस्टर्न कल्चर से एसोसिएट है, मतलब वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है ये। यहाँ पे जो फील्ड्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और यहाँ पे एक टाइप का एनिमल रियर होता है, यानी कि एक पूरे मैदान पे अगर हर जगह काऊ है सो काऊ ही होगी, ऐसा नहीं कि मिक्स एनिमल्स होंगे, ऐसा नहीं होता, वन टाइप एनिमल होता है। रियरिंग इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। देन 16 क्वेश्चन है, मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। सो देखो, अगर मान लो कि ये कंट्री और ये कंट्री, आप इस कंट्री में रहते हो, लेकिन आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, लेकिन आप मेडिकल पर्पस की वजह से जा रहे हो, यानी कि आप इसलिए जा रहे हो ताकि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो पाए यहाँ पे, सो आप मेडिकल टूरिस्ट कहलाओगे। दैट इज़ मेडिकल टूरिज़्म। व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ कंबाइन, मिल जाता है इंटरनेशनल टूरिज़्म के साथ, तो उसे हम मेडिकल टूरिज़्म कहते हैं। इसका क्या स्कोप है। सो अबाउट 55,000 पेशेंट्स फ्रॉम यूएसए विजिटेड इंडिया इन 2005 फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा होता है और रीज़नेबल प्राइस पे होता है, इस वजह से यूएस से 55,000 पेशेंट्स आए थे इंडिया में 2005 में, ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करा पाएँ। इंडिया हैज़ इमर्ज एज द लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी बात है, जो कि मेडिकल टूरिज्म ब्रिंग्स अबंडेंट बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं, सो वो यहाँ पे होटल में रहते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है अगर बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट वगैरह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ऑफ नॉर्थ अमेरिका, डिस्क्राइब्स इट्स एनी 4 फीचर्स। सो सबसे लंबी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है जो अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, वो है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, एंड इसके हमें फीचर्स बताने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इट रन्स बिटवीन हेलिफैक्स एंड वैनकूवर। इट इज़ मोर देन 7,000 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन, ये उतनी ज़्यादा बड़ी है, और ये कनेक्ट करते हैं क्यूबिक एंड मॉन्टेरल इंडस्ट्रियल रीजन को, इस रीजन को विद द वीट बेल्ट ऑफ प्रायर रीजन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द नॉर्थ। देन नेक्स्ट पॉइंट है दैट विनीपेग जो है कनेक्ट करता है थंडर बे, एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड। दिस लाइन, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज़ द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कैनेडा, यानी कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इकोनॉमिकली देखें। वीट एंड मीट, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, 2 इम्पॉर्टेंट गुड्स हैं, एक्सपोर्ट होते हैं ऑन द रोड, एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर ब्रिटिश कोलम्बिया। अब 18 क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये आपको 1 मार्क में पूछा गया है, 4 मार्क्स से पूछा गया, डिस्क्राइब द थर्ड फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। जब हमने ये चैप्टर किया था तो आपको याद होगा कि इसके 3 फेजेस होते हैं, हमने तीनों को डिस्कस किया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेकिन इस वाले में सिर्फ आपको थर्ड फेज को बताना है। सबसे पहले हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, बेसिकली इट इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में एक जगह पे कितने लोग पैदा हो गए, कितने लोगों की डेथ हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक जगह में, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ
कि 20 लोग रहते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जस्ट, कि एक कंट्री है जहाँ पे 20 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बाढ़ वगैरह हो गई और वहाँ पे जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई और अब वहाँ पे सिर्फ 16 लोग रहते हैं, तो ये नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। अब हमें इसका थर्ड फेज़ बताना है। सो ये फेज़ था 51 से लेके 81 का, एंड ये पीरियड था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, क्योंकि यहाँ पे जो मॉर्टिलिटी रेट है वो एकदम गिर गया था, यानी कि जो डेथ रेट है वो एकदम गिर गया था, क्योंकि इस टाइम पे जो डेवलपमेंट थी काफ़ी अच्छी खासी हो गई थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से लोगों की इतनी जल्दी डेथ नहीं हो रही थी। और जो फर्टिलिटी रेट था वो बहुत बढ़ रहा था, यानी कि जो बर्थ रेट है वो बढ़ रहा था और डेथ रेट कम था। इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था। और अगर आप देखेंगे 51 से 81, तो 1960 में इसी के दौरान के बीच में बांग्लादेश और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ से भी बहुत सारे माइग्रेशन भी हुआ था, काफ़ी लोग यहाँ आए थे, हमारे इंडिया में आए थे, तो इस वजह से भी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। देन 19 क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड ग्रेन्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ये 2 मार्क्स में है। फिर 3 मार्क्स से पूछा है डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। सो सबसे पहले तो हमें इम्पॉर्टेंस बतानी है फूड ग्रेन्स की क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में। सो फूड ग्रेन्स जो हैं दे ऑक्यूपाई अबाउट 2/3 ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री, एंड ये डोमिनेंट क्रॉप्स हैं सारे कंट्री में, एंड दे आर क्लासिफाइड एज सीरियल एंड पल्सेस। क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा है तो आप इतना लिख के इसको और एक्सप्लेन, मतलब ये जो हेडिंग्स डाल के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सो राइस जो है वो स्टेपल फूड है, इम्पॉर्टेंट फूड है, बहुत ज़्यादा कॉमन फूड है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया। इट हैज़ अबाउट 3000 वेराइटीज़। राइस की 3000 वेराइटीज़ हैं जो कि डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट रीजन्स में उगाई जाती हैं, एंड इट इज़ इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। तो फर्स्ट कौन है, ऐसी कौन सी कंट्री जो सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करती है, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, और मैप के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, सो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और ये इस वीडियो का लास्ट है। सो इसमें बोला हुआ है इंडियन रेलवे ब्रॉड पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर। सो इंडियन रेलवे ने क्या करा है, इंडियन रेलवे की वजह से डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। इस स्टेटमेंट को बताना एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इंडियन रेलवे इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1953, and Indian Railways network is more than 65,000 kilometers. It connect people of different region through 16 zones. In fact, Mahatma Gandhi said Indian Railways brought people of diverse culture together to contribute to India's freedom struggle. People from different languages with different custom food habits could connect each other using Indian Railways. क्योंकि अगर किसी को कंट्री के ही अंदर कहीं जाना होगा किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सो ज़्यादातर लोग ट्रेन का प्रेफर करते हैं, एयरप्लेन बहुत ही कम लोग प्रेफर करते हैं। सो इससे क्या होता है, हमें बाकी जो हम किसी और स्टेट में जा पाते हैं, और इससे हम डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कस्टम्स, फूड हैबिट्स के बारे में और जान पाते हैं।